हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं और वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास में एप्लीकेशन कोर्स में ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट है। चाहे वो एक्स स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर 1 या 2 नंबर से बैक आ गई थी, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवमेंट डाल रखी है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, या फिर कोई भी कारणवश आप सभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए थे और आप सभी को अब की बार आप सभी का एग्जामिनेशन देना है ग्लोबलाइजेशन का। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो वो जो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पक्का है कि इन्हीं में से पेपर बनेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये आप सभी के लिए कि अगर आप सभी के पास में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं है, कहीं स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर स्टडी मटेरियल मिल नहीं रहा है, तो हम ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रिपेयर करें जो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो हाजिर है और इन सभी क्वेश्चनों के अगर आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू एक एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करके अपने एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। आई नो आप सभी का एग्जाम 1 ही जून को होने वाला है, बट इस वीडियो के बाद में आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप सभी की बुक का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन। तो आप सभी के एग्जाम में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का ही बनेगा कि आपसे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है और यहाँ से आप सभी के 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। 3 क्वेश्चन क्लियर होने का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चनों का बेस बन जाएगा और एक क्वेश्चन तो पक्का आप सभी के एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर एक क्वेश्चन का बेस है। अगर आप इस पूरे पेपर को अटेंड करने वाले हैं तो आप सभी पहले इस ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को प्रिपेयर करिए। और ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले वैश्वीकरण है क्या, आपको ये समझना है। इसकी वीडियो अपलोडेड है, मैंने आप सभी को बताया है। आपके एग्जाम में भूमंडलीकरण भी लिखा हुआ आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन भी लिखा हुआ आ सकता है और वैश्वीकरण भी लिखा हुआ आ सकता है। तो तीनों में से कुछ भी लिखा है तो तीनों सेम ही चीज़ होती है, आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। बस ये अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण हिंदी के नाम है और ग्लोबलाइजेशन जो है वो वैश्वीकरण का इंग्लिश का नाम है। इसके बाद में वैश्वीकरण है क्या, तो वैश्वीकरण एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और ज्ञान का एक देश से स्वतंत्र देश में प्रवाह या फिर आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को अगर हम देखें यानी भूमंडलीकरण को देखें, ग्लोबलाइजेशन को देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्लोब प्लस लाइजेशन, विश्व जमा एकीकरण, भू तथा मंडलीकरण। इन सब का मतलब एक ही होता है कि भू का मतलब भूमि यानी विश्व का मतलब विश्व और एकीकरण का मतलब विश्व का एकीकृत हो जाना। तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। ये मैंने आपको डिटेल वाइज बताया। इसमें वैश्वीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको 7 चीज़ें पढ़नी है वैसे, लेकिन आप लोग 6 ही चीज़ पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपसे भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम पूछे जाते हैं। आपसे आपका राजनीतिक आयाम पूछा जाएगा। राजनीतिक आयाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि वैश्वीकरण के राजनीति के सकारात्मक, आपसे ये पूछा जाएगा वैश्वीकरण के राजनीति के सकारात्मक आयाम का वर्णन करें। तो आपको वहाँ पर राजनीति पर पड़े इसके अच्छे प्रभाव बताने। अगर आपसे नकारात्मक आयाम पूछे तो इसके अंदर आप सभी को इसके बुरे प्रभाव बताने हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपको इसकी आलोचना करनी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर सकारात्मक आयाम के अंदर हम बताएंगे कि हमारे देश, हमारी जो सरकार है उसको नई नई तकनीकें मिल रही है वैश्वीकरण के आने से, जिससे शासन प्रबंधन चलाने में आसानी हो रही है। वहीं अगर इसके हम नकारात्मक पॉइंट की बात करें तो हमारी सरकार जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर होती जा रही है टेक्नोलॉजी के मामले में या और सभी चीज़ों के मामले में, और सरकार का डाटा जो है वो चोरी होने के कगार पे है। दूसरे नकारात्मक पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट अभी आपको बता दिया। दूसरे नकारात्मक पॉइंट की बात करें तो हमारे देश के जो सरकार है पहले रोजगार, आर्थिक मुद्दे, इन सब पर अपनी कड़ी निगरानी रखती थी और हर किसी की आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराती थी, चाहे वो रोजगार रहे, जन संसाधन के लिए कार्य करती थी, हर तरह की कार्य करती थी, स्कूल, शिक्षा। लेकिन अब धीरे धीरे वैश्वीकरण के कारण ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला अगर हम सकारात्मक पॉइंट की बात करें तो सरकार को नई टेक्नोलॉजी तो मिल रही है, लेकिन अगर कोई आपको किसी दूसरे देश के अंदर नागरिकता चाहिए तो आपके पास में एक बहुत अच्छा वैश्वीकरण का रूप मिल गया, आप उस देश में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उस देश में इन्वेस्टमेंट करने का तो वहाँ की सरकार जो है आपको खुद ही निमंत्रण दे देगी कि आप हमारे यहाँ पर अपना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, रह सकते हैं, जो भी इसके अंदर पॉइंट आ जाएंगे। नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट है, सूचनाओं की संचार में क्रांति हो चुकी है वैश्वीकरण के कारण। पहले हमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, डीडी नेशनल, इन सब चीज़ों के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज के समय में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे आयाम आ चुके हैं जिनके थ्रू हम
तुरंत घटी घटनाओं को, सूचनाओं को प्राप्त कर पाते हैं और उन सूचनाओं को भी प्राप्त कर पाते हैं जो हमारी सरकार हमें नहीं देना चाहती। तो ये इसके अच्छे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी रहे। डिटेल वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर जरूर करें। इसके बाद बात करेंगे हम आर्थिक आयाम की। तो वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम क्या है, इसके भी सकारात्मक पॉइंट है और नकारात्मक पॉइंट है। सकारात्मक पॉइंट ये है कि देश के अंदर वैश्वीकरण का आने से एफडीआई बढ़ा है, बाहर की कंपनी हमारे देश में आ रही है, निवेश कर रही है, हमारे स्थानीय लोगों को दूसरा पॉइंट ये बोलेंगे हम रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात बोलेंगे तो हमारे जो भी कर्मचारी है उनका शिक्षण हो रहा है। शिक्षण के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कर्मचारी है उन सबके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जैसे कर्मचारी ईएसआई या पीएफ प्रॉफिट फंड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हमारे यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन वैश्वीकरण के आने से ये मजदूरों को फायदा हुआ है कि अगर आप लोग बीमार हैं, ज़्यादा आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो आप उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो यहाँ पर। पीएफ का मतलब ये है कि एक ऐसा फंड होता है जितना आपके अमाउंट से कटता है उतना गवर्नमेंट भी देती है, और ये जब आपकी रिटायरमेंट होती है उस जगह पर आप सभी को आगे फ्यूचर इन्वेस्ट करके कोई शॉप डालनी हो, कुछ काम करना हो, कुछ घर बनवाना हो, कुछ और कार्य करने हो आपको, उन सभी में ये आपको सपोर्ट कर देता है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम में ये फायदा है। आर्थिक आयाम में नुकसान भी है कि भैया देश का पैसा बाहरी कंपनी आती है, कमाती है और देश का पैसा विदेश चला जाता है। हमारे संसाधनों का तेजी से क्या हो रहा है, हाश हो रहा है। देशी कंपनी आ रही है, हमारे संसाधनों को यूज़ कर रही है और हम उनसे बेचकर ही अधिक पैसा कमा रही है। तो ये फायदा भी हमको दिख गया, ये नुकसान दिख गया। अगली चीज़ अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के आने से एक फ़ायदा ये भी दिखा है, या नुकसान भी कह सकते हो आप इसको, कि हमारे जो भी कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका शोषण बढ़ गया है। क्योंकि अगर अमेरिका की कोई कंपनी अमेरिका में अगर कोई कार्य करती है, तो आज मैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 77 रुपये ये अमेरिका की $1 की वैल्यू है इंडिया के 77 रुपये के बराबर। तो आप सोच सकते हो कि अमेरिका में $300 तो देना रोज़गार के नाम पे कम से कम है, कि $300 आपको फिक्स है, देना ही पड़ेगा। लेकिन $300 को अगर आप 77 से गुणा करोगे तो ये 7 और 3 से आपको 21,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे कॉल सेंटर्स के अंदर आज हद मार के 10,000 के अंडर में ही काम करवा लिया जाता है। तो ये जो ये अमाउंट बच गया ये हमारे मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उन कंपनियों को हो रहा है। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है, आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से करके जाना है। वैश्वीकरण का एक तकनीकी का आयाम है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, जो कार्य कुशलता उसमें सुधार हो रहा है। नकारात्मक प्रभाव ये है कि हमारे देश में हैकिंग का डर है, गुप्त सूचनाओं का, निजी सूचनाओं का होने का डर है। तो राजनीति के कुछ पॉइंट इसमें भी आप डाल सकते हो। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। तो हमारी संस्कृति बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। पहले भारत जो था एक बहुसंस्कृति वाला या विविधता वाला देश था, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति मिक्स हो गई है। हमारी संस्कृति पे लोग बाग इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर कोई अपनी होम टाउन घरेलू लैंग्वेज में बात करता तो उसे लगता है कि ये शायद जाहिली है, गंवारी है, या फिर उसको तो सेंस ही नहीं है किस जगह पर किस जगह से बात करनी चाहिए। इंग्लिश में कोई बात करता है तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो हमारी संस्कृति बदलती जा रही है, हमारा खान पान बदलता जा रहा है, हमारा रहन सहन बदलता जा रहा है, और हमारे जो और भी चीज़ें हैं वो सब भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण ने किस प्रकार जो देश की संप्रभुत्ता के लिए हानिकारक है। तो ये राजनीतिक वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे इनडायरेक्टली वे में पूछा गया है। इनडायरेक्टली वे में पूछने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर यही है कि वैश्वीकरण ने स्वयंप्रभुत्ता का मतलब क्या आता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सोवरनिटी। तो देश की सोवरनिटी जो है इस पर किस तरीके से इसने आहत पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, या देश की जो सोवरनिटी है उसके लिए कैसे ठीक नहीं है, इसके लिए आपको बताना है कि हमारे देश की जो स्वयंप्रभुत्ता का मतलब है हमारा देश द्वारा वैश्वीकरण के कारण विउपनिवेश बन रहा है। विउपनिवेश कैसे बन रहा है, विदेशी कंपनी क्या कर रही है, आज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हज़ारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमें उनकी बातें माननी पड़ती है। अगर हम उनकी बातें, उनकी कंडीशन, उनकी शर्तें नहीं मानते तो वो हमारे देश से कंपनी अपनी छुड़वाकर दूसरे देश में जाने की बात करते हैं या फिर कंपनी बंद करने की बात करते हैं। हमारी सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि हज़ारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वो हज़ारों लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो उनको फिर कहाँ से वो अपने परिवार को पालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ अगला ये है कि भाई आर्थिक एकीकरण क्या है, ये किस तरीके से क्या है लाभ हुआ है आर्थिक एकीकरण का। तो इसको इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आर्थिक लाभ यह है कि वे सभी आयाम जिसकी वजह से विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं वो एक दूसरे से जुड़ रही है वो आर्थिक एकीकरण कहलाती है। वो सांस्कृतिक भी कारण हो सकता है, वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, वो आर्थिक कारण भी हो सकता है, वो तकनीकी कारण भी हो सकता है। तो इसका कई लाभ हो रहा है। अर्थव्यवस्थाएं जब देशों की आपस में जुड़ रही है तो अर्थव्यवस्थाएं जुड़ने से एक देश दूसरे देश को
उद्योगों के मामले में, रोजगार के मामले में या फिर तकनीकों के मामले में उसे सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इसकी हानियां भी है कुछ, जैसे क्या है कि एक देश जो है वो गरीब देशों को अपने ऊपर निर्भर करवा देता है, तो उसका आर्थिक बोझ भी उस पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन जो है आपके देखो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली से क्वेश्चन बनेगा। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में 3 चीज़ें, एक IMF, एक WB और एक WTO। हालांकि WTO इसका पूरा नाम नहीं था, पहले गेट भी नाम था, तो आप लोगों को अच्छे से देखना है। मैं आप लोगों के एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा और उन वीडियोस को आप लोगों को जरूर देखना है। वो क्वेश्चन, वो वीडियोस देखने के बाद में इसका मतलब ये है आपको कुछ और करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए पूरा का पूरा सफिशियंट है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें आप सभी को बोर्ड ऑफ गवर्नर की भूमिका बतानी है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की बहुत बड़ी भूमिका है, इसकी वीडियो आप सभी के लिए अपलोडेड, आप उसको देखिए और उसमें उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल है, तो आप उस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप उसको सजेस्ट करूँगा आप लोगों के लिए, आप वो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य और कार्य। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ऊंचा उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। देशों को, जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही है, उन्हें ऋण मुहैया कराना। तीसरी बात अगर हम बात करें, वे सभी देश जो कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकास नहीं कर पा रहे, तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में उनकी मदद करना। तो ये वीडियो भी वैसे आप लोगों के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यह है कि विश्व व्यापार संगठन में निर्णय लेने प्रक्रिया को समझाइए। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन है क्या? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो इसमें आपको इसकी निर्णय प्रक्रिया को बताना है, डिसीजन मेकिंग जो इसका प्रोसीजर है ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रांस राष्ट्रीय निगम, TNC। ये TNC का मतलब होता है ट्रांसनेशनल कंपनीज, हिंदी में इसे बोलते हैं पारराष्ट्रीय निगम। ध्यान से देखना है आप सभी को, पारराष्ट्रीय निगम आपके एग्जाम में लिखाएगा या बहुराष्ट्रीय निगम, MNCs भी लिखा सकता है। 19-20 का फर्क होता है दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप एक आंसर दूसरे में लिख सकते हो, दूसरा इसमें भी लिख सकते हो। होती क्या है, इसमें आपको किसके कार्यों की आलोचना करनी है। तो देखो, वे सभी कंपनियां जो किसी एक देश में किसी का हेड क्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, और ये अपने बिजनेस को अलग अलग देशों में एक ही समय पर अपने अलग अलग कार्यालय ऑफिस के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसे हम MNCs कहते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम। यानी ऐसी कंपनियां, ऐसे निगम जो अपना व्यापार, अपना बिजनेस किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत अलग अलग देशों में भी क्या करती है, एक ही समय पर रन करती है, जिसका हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आई होप। इसके बाद में इसके कार्य बताने हैं आप सभी को और इसकी आलोचना। तो ये देखो, ये अनुषंगीय भी होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसके ऊपर तो 2-2, 3-3 वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखिए। तो ये दो तरीके के अनुषंगीय होता है और एक होता है निजी। अनुषंगीय मतलब जिसमें आपकी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट कर रखा होता है, और दूसरी चीज़ कुछ ऐसी होती है जो प्राइवेट, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से प्राइवेट होती है, तो वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। इसको आपको कार्य की क्या करनी है, कार्य पद्धति की आलोचना करनी है। आलोचना करने का मतलब होता है इसकी बुराइयाँ, ठीक है। तो भाई इससे देश का पैसा बाहर जा रहा है, FDI बढ़ रही है, लेकिन रोजगार जो है नई नई तकनीक को आने से जो पुराने हमारे देसी उद्योग है वो खत्म होते जा रहे हैं। मजदूरों का आर्थिक शोषण बढ़ रहा है, महिलाओं का आर्थिक शोषण बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसके अंदर देखनी होगी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का वर्णन करना है। देखो, आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। आउटसोर्सिंग एक वो तकनीकी या वो आयाम होता है जिसकी कारण, ध्यान से समझना है, जिसके कारण जो विदेशी कंपनियां हैं उनके थ्रू हम अपने देश का पैसा विदेश में भेजते हैं, और विदेशी कंपनी के थ्रू हम अपने देश के पैसा विदेश भेजते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, हमारे देश में पैसा कमा के लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश की टाटा स्टील कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे देश का पैसा जो दूसरे देश में इन्वेस्ट हुआ है और वहाँ से जो पैसा हम प्रॉफिट गेन करेंगे, अर्न करेंगे, तो वो पैसा ही हम लोगों के लिए क्या होगा, आउटसोर्सिंग के थ्रू। हालांकि जिस देश में हमारा पहले पैसा गया, इन्वेस्ट हुआ, तो उस देश में FDI बढ़ी, लेकिन वहाँ से जो भी बिजनेस होगा, वहाँ से जो भी फायदा होगा वो फिर दोबारा हमारे देश में आएगा, इसका लाभ हमें मिलता है। नेक्स्ट चीज़, जैसे इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे हमारे देश में नॉर्मल सी चीज़ें मिलती है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं हर एक चीज़ हमें नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो ये विदेशी कंपनियां यही करती है कि जिन देशों में ज़्यादा डिमांड होती है इनके प्रोडक्ट्स की, तो ये उन देशों में ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उन देशों से आर्थिक बेनिफिट कमा के अपने देश में लेकर आते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आउटसोर्सिंग वाला भी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 1970 के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन निरंतर का काल रहा है। तो इस काल का परिवर्तन और निरंतर का काल 1970 में जो आर्थिक संकट आया था, इस संकट के बारे में बताना है। 1970 में कई देशों में ऐसा है कि भाई हरित क्रांति हुई थी भारत जैसे देशों में। 1970 के देशों में कई टाइम ऐसा आया, कई देशों ने, जिसमें चाइना भी इंक्लूडिंग है, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निजी कर दिया। तो ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से। तो इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। अगला क्वेश्चन है आपसे, मुक्त बाजार पूंजीवाद की व्याख्या करनी है। मुक्त बाजार पूंजीवाद यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। दो देश अगर आपस में कोई समझौता करते हैं कि हम एक दूसरे से जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो नहीं लगेंगे। जैसे हमारे देश में क्या है कि जीएसटी तो सबको भरनी पड़ेगी, चाहे देश का हो या विदेश का हो। बाकी अन्य प्रकार के टैक्स उससे हटा दिए जाते हैं। तो वो किस प्रकार के टैक्स होते हैं, ताकि ऊपरी टैक्स, जैसे विदेशी कंपनी पहले हमारे देश में आ रही है तो वो ज़मीन खरीद रही है तो टैक्स भर रही है ना, कुछ और कार्य सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस पर अलग से टैक्स लग रहा है। तो ये सब हट जाएगा और ये आम नागरिक की तरह फ्री ट्रेड हो जाएगा। उसके लिए बस जैसे जन सामान्य लोग टैक्स भर रहे हैं वैसे ये भी भरेगा, पूरी तरीके से फ्री नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वर्तमान समय में उभरती हुई विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। विश्व व्यापार संगठन, तो इसमें WTO के कार्य ही आपको बताना है, लेकिन वर्तमान में कौन कौन से ये कार्य कर रही है आपको उस संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि FDI क्या है। FDI आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रखा है और इसके लाभ और हानि। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी जब विदेशी हमारे देश में आती है, जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसका जो भी लाभ प्रॉफिट गेन उसको होता है, ये क्या कहलाता है, FDI। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, उस निवेश का हमारे देश के लिए फायदा है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। दूसरा फायदा हम लोगों के लिए ये होता है कि विदेशी कंपनी अब नए नए रोजगार देगी। तो बहुत सारे लाभ हैं इसके, बहुत सारी हानि है। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, मोस्ट ऑफ सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जितनी भी वीडियो आप उसको जरूर देखें। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट के बारे में। तो आपको ये शॉर्ट नोट जरूर करके जाना है। जैसे उष्ण मुद्रा क्या है, अपतटीय बैंकिंग क्या होता है, और विश्व व्यापार संगठन या TNC या MNC, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के अंदर करना है। इन सब फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए हैं, जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम ID का लिंक है, या फिर हम तीसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फेसबुक की ID का भी लिंक दे रखा है, या अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। आप वहाँ से भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर कर सकते हो, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी कोई भी क्वेरी है तो वहाँ से भी हमको शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।